हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगसियान फॉरएवर लव। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू स्टोरी लेकर आई हूँ, लव एंड रिवेंज। उम्मीद करूँगी कि ये स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगे एंड अच्छी लगे तो आप लोग कमेंट ज़रूर करना। एंड अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि न्यू स्टोरीज़ की अपडेट आप पर आती रहे। तो अब हम स्टोरी की तरफ चलते हैं। स्टोरी की शुरुआत में हमें बताया जाता है सदियों पहले दो राज्य हुआ करते थे, गूसू और हीलिंग। हीलिंग में बुरी शक्तियाँ वास करती थी, यानी कि ब्लैक मैजिक, और गूसू में केवल पे और सोल ही रह सकती थी। उन्हें हम गॉड किंग भी कह सकते हैं। सारे लोग उनसे डरा करते थे क्योंकि आज तक उन दोनों राज्य से कोई नहीं जीत पाया था। लेकिन वो दोनों राज्य जो एक दूसरे को अपना गुलाम बनाना चाहते थे, जिसकी वजह से अक्सर उन दोनों में युद्ध हुआ करते थे। सदियों तक चले इस युद्ध के दौरान डेविल किंग जो कि हीलिंग पे राज करते थे और गॉड किंग जो कि गूसू पे राज करते थे, उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद गूसू जो खाली पड़ चुका था, एक दिन वहाँ के लोग जो डिसाइड करते हैं कि वो अपने प्रिंस लैनसिंगर अर्जुन को वहाँ का राजा घोषित करेंगे। वो कभी राजा नहीं बनना चाहते थे क्योंकि वो शांति प्रिय हुआ करते थे। उनका मानना था कि युद्ध से बेटर दोस्ती करो और साथ रहो, लेकिन उनकी एक नहीं चलती और उन्हें राजा बना दिया जाता है। दूसरी तरफ हीलिंग में भी जियांग फर्मियान जो राजा नहीं बनना चाहते थे, वो चाहते थे कि उनका राज्य ऐसे ही रहे, वो ऐसे ही संभालें। वो अपने फादर की गद्दी पे कभी नहीं बैठना चाहते थे, जिसे उनके फादर ने न जाने कितने निर्दोषों की जान लेकर इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया है। लेकिन उन्हें भी अपने लोगों के आगे झुकना पड़ता है और वहाँ का राजा बनना पड़ता है। लेकिन वो दोनों ही फैसला करते हैं कि अब और युद्ध नहीं होंगे दोनों राज्यों के बीच, और वो दोनों ही मित्रता कर लेते हैं। सालों तक चली इस मित्रता पर लोग सवाल उठाया करते थे कि कहीं ये दोनों एक दूसरे को धोखा तो नहीं दे रहे। मित्रता के भेष में वो एक दूसरे को राज्य को हथियाना चाहते हैं, लेकिन वो दोनों ही जानते थे कि उनकी मित्रता सच्ची है या फिर झूठी। लेकिन एक दिन वही होता है जिसका लोगों को डर था। एक दिन हीलिंग से बहुत सारे सिपाही और कुछ काली शक्तियाँ गूसू पर आक्रमण कर देती हैं। गूसू में सारे सिपाही, सारे एम्परर काफ़ी ज़्यादा युद्ध करते हैं, लेकिन इन द एंड उन लोगों को हार मिलती है और आखिरी में लैन सिंह अर्जुन और उनकी वाइफ मिसेस लैन की डेथ हो जाती है। उनके ब्रदर थे जो उनके दोनों बच्चों को बचा लेते हैं क्योंकि वो उन्हें लेकर छुप चुके थे, जिस वजह से उनके दोनों नेफ्यूज़ बच चुके थे। और दूसरी तरफ हीलिंग में भी कुछ गॉडेस की पावर्स ने अटैक कर दिया था और उस युद्ध के दौरान मिस्टर जियांग फैमियान और उनकी वाइफ मैडम यू की डेथ हो जाती है और उनके तीनों बच्चे अकेले पड़ जाते हैं। उनका सबसे बड़ा बेटा विवुशियान जो डिसाइड करता है कि वो अपने पेरेंट्स के कातिल को नहीं छोड़ेगा, और दूसरी तरफ लैन को रैन जो डिसाइड करते हैं कि वो अपने दोनों नेफ्यूज़ को इतना पावरफुल बनाएंगे कि वो अपने पेरेंट्स की डेथ का बदला ले सके हीलिंग को डिस्ट्रॉय करके। यहीं पर ये सारी स्टोरी ख़त्म होती है। अब हम यहाँ से 20 साल आगे चलते हैं। एक रूम में दो लोग बैठे हुए थे। उनमें से एक पर्सन जो बहुत ब्यूटीफुल था, मतलब ब्यूटीफुल तो वो दोनों ही थे, लेकिन वो जो सामने पर्सन बैठा हुआ था उसकी खूबसूरती का तो अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। उसका फेस जो मून की तरह था और हल्की रोशनी जो उसके ऊपर गिर रही थी वो तो और उसे ब्यूटीफुल बना रही थी। वो अपने सामने वाले बैठे हुए पर्सन की तरफ देखकर बोलता है, गगा मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, मुझे वो पसंद है, इसका मतलब वो मुझे पसंद है और वो मुझे चाहिए। वांग जी तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? अगर अंकल को इस बारे में पता चला तो वो तुम्हें काल कोठरी में डाल देंगे। तुम्हें कोई अंदाज़ा भी है तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? गगा मुझे नहीं पता सालों पहले क्या हुआ था और ना ही मैं उन चीज़ों के बारे में जानना चाहता हूँ। मैं बस उसे पसंद करता हूँ और उसके साथ रहना चाहता हूँ। आप मेरी बात को अच्छे से जान लें। वांग जी तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो? गगा
मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा है, मैं उससे मांगता हूँ, प्लीज़ आप मुझे दे दें। एंड ये कहकर वो पर्सन जो अपने ब्रदर के सामने अपने नीज़ पे बैठ जाता है और अपने भाई को इस तरीके से किसी के लिए रोते हुए देखकर लैंसी चैन जिन्हें बहुत बुरा लग रहा था। तो गाइस, आखिरकार हमारा वांगजी क्यों रो रहा है, ये जानने के लिए हम चलते हैं 2 हफ्ते पीछे। 2 हफ्ते पीछे हमारा वांगजी जो कि अपनी हॉर्स पे घुड़सवारी कर रहा था आसपास की चीज़ों के नज़ारों का मज़ा लेते हुए, लेकिन एकदम से उसका हॉर्स जो बेकाबू हो जाता है और इधर उधर भागने लगता है। वांगजी जो उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो एक पहाड़ पे चढ़ जाता है और एंड में वांगजी जो अपने घोड़े से नीचे गिर चुका था और वो झाड़ियों में कहीं दूर जाकर गिरता है, वो किसी तरीके से खुद को उठाता है, लेकिन तभी उसकी नज़र एक पर्सन पर जाती है जिसने ब्लैक कलर के क्लोथ पहने हुए थे। उसके हाथ में एक लंबी सी तलवार थी, उसके सर पे मुकुट था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ईविल पावर्स को कंट्रोल करने वाला लग रहा था। उसका ऑरा बहुत डेंजरस और बहुत पावरफुल। लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, वो पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा हैंडसम था, बहुत मस्कुलर भी, और हमारे वांगजी को उससे प्यार हो गया था बस पहली नज़र में ही। वांगजी जो उन झाड़ियों से निकलकर उस पर्सन से बात करने जाता है, लेकिन उससे पहले ही वो पर्सन जो वहाँ से डिसअपेयर हो चुका था और हमारे वांगजी को निराश होना पड़ा और वो लौट आया। उसने जब अपने भाई को ये सारी बात बताई तो उन्हें ये समझने में बिल्कुल देर नहीं लगी, ये कोई और नहीं, हीलिंग किंग विवुशियान है, जिस पर उसके छोटे भाई का दिल आ चुका है। लेकिन अब लैंसी चैन करें भी क्या, वो अपने छोटे भाई को भी समझा नहीं सकते। एंड अब हम प्रेजेंट में आते हैं। लैंसी चैन जो अपने भाई के सामने अपने नीज़ पे बैठ जाते हैं और अपने भाई को टाइटली हग कर लेते हैं। उन्हें अपने भाई को इस तरह देखकर बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। अब हम यहाँ से चलते हैं हीलिंग में। पूरे ही राज्य में अंधेरा फैला हुआ था, ऐसा लगता था जैसे वो किसी ऐसे अंदरूनी प्लेस पर है ना, जहाँ रोशनी पहुँचना नामुमकिन है। चारों तरफ काले साए घूम रहे थे। वहाँ पर कुछ लोग थे जो अब नॉर्मल लग रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे वो कोई ज़ॉम्बीज़ वगैरह हों। अब हम यहाँ से होते हुए एक पैलेस की तरफ चलते हैं। ये पैलेस पूरा काला था और ये काले धुएं से ढका हुआ था। इस पैलेस के अंदर एक बड़े से थ्रोन पे एक पर्सन जो बैठा हुआ था, उसकी आंखों में गुस्सा था बहुत ज़्यादा। उसके सामने एक पर्सन जो अपने नीज़ पे बंधा हुआ था और उसे कुछ काले सायों ने पकड़ रखा था। तभी वो पर्सन जो खड़ा होता है और बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे राज्य में घुसने की? क्या लोग भूल चुके हैं विभूषियान कौन है? उसकी आवाज़ जो कि इतनी भारी थी कि पूरे पैलेस में गूंज रही थी। वो पर्सन उसकी आवाज़ से ही मरने की कगार पे था। वो पर्सन जो बोलता है, मुझे माफ़ कर दें, मैं यहाँ बस गलती से आ गया हूँ, मैं एक फार्मर हूँ, मैं बस अपनी बकरी को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, प्लीज़ महाराज मुझे माफ़ कर दें। माफ़ी नहीं मिल सकती तो मैं इसे ले जाकर फेंक दो। और वो ये कहते ही वो ब्लैक शैडोज़ उस पर्सन को उठाती हैं और उसे ले जाकर फेंक देती हैं। एंड तभी वहाँ पर एक पर्सन आता है। उसने भी ब्लैक कलर के क्लोथ पहने हुए थे, लेकिन वो नॉर्मल था। वो बाकी लोगों की तरह ज़ॉम्बी जैसा नहीं लग रहा था, ना ही वो कोई ब्लैक शैडो था। वो एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह था। वो उस पर्सन के पास आकर बोलता है, गगा आपने उसे पनिश क्यों किया? उसने कहा था ना कि वो गलती से यहाँ आ गया है। जांग चैंग, तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम यहाँ मत आया करो। तुमसे कहा है ना कि इस राज्य के इस महल के पैलेस इस हिस्से में मत आया करो, पर गगा सीजे ने आपको बुलाया था। क्या वो यहाँ आई हैं? नहीं गगा, उन्होंने कहा था ना कि वो यहाँ कभी नहीं लौटेंगी। वो वहीं इंसानों के पास हैं,
उन्होंने हमें वहीं बुलाया है और हम दोनों को वहीं जाना होगा। उसके बाद विभूषण जो मैजिक करता है और उन दोनों के क्लोथ जो नॉर्मल पर्सन्स की तरह हो जाते हैं और वो वहाँ से डिसअपेयर होते हैं और वो लोग एक प्लेस पे जाके एक छोटे से घर के सामने अपेयर होते हैं। वो घर जो कच्ची मिट्टी से बना हुआ था, वो घर ज़्यादा बड़ा तो नहीं था, लेकिन उस घर में 2-3 लोग आराम से सर्वाइव कर सकते थे। वो जब अंदर जाते हैं तो एक लड़की जो कि खाना बना रही थी, वो उन दोनों को देखकर बोलती है, तुम दोनों आ गए, मैंने काफ़ी टाइम पहले बुलाया था विभूषण तुम्हें। सीजे, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दे, मैं थोड़ा बिजी था। मुझे पता है तुम किस तरह बिजी रहते हो। तुम भी वही सारे काम कर रहे हो विभूषण जो ग्रैंडफादर किया करते थे। सीजे, मैंने कहा है ना कि आप उन सारी चीज़ों के बारे में मत सोचा कीजिए। मैंने आपको और जियांग चैंग को उन सारी चीज़ों से दूर रखा है, तो आप उन सारी चीज़ों को भूल जाइए और चलिए हम साथ में बैठकर नाश्ता करते हैं, आई मीन डिनर करते हैं। एंड उसके बाद वो लोग खाना खाने लगते हैं। दूसरी तरफ हम गूसू में चलते हैं। हमारा वांगची जो काफ़ी सैड था क्योंकि उसे विंग पसंद आ चुका था, लेकिन उसका मन नहीं मान रहा था, वो वापस उसे देखना चाहता था। तो हमारा वांगजी जो उठता है और अपनी खिड़की से निकलकर बाहर चला जाता है। अब तक काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो चुका था वहाँ पर, लेकिन हमारा वांगजी इस चीज़ की बिल्कुल परवाह नहीं करता और वो अस्तबल में जाकर अपने घोड़े को निकालता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन वो तभी नोटिस करता है कि उसके घोड़े की वजह से काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें हो रही हैं, तो अपने घोड़े को वापस बांधता है और पैदल निकल जाता है। वो अकेला ही जंगल से होते हुए उस उस पहाड़ की तरफ जा रहा था जहाँ उसने उस पर्सन को पहली बार देखा था। काफ़ी देर उसे हो चुकी थी चलते चलते। चाँद जो आसमान में फैला हुआ था और हल्की हल्की रोशनी कर रहा था। ठंडी हवाएं जो वांगजी की बॉडी को छूते हुए गुजर रही थीं और पहाड़ों और आसपास से आने वाली आवाज़ जो शांत वातावरण को और डरावना सा बना रही थी। लेकिन हमारा वांगजी जो उन सारी चीज़ों की परवाह किए बिना बस आगे बढ़े जा रहा था। लेकिन तभी कोई पीछे से उस पर हमला कर देता है और हमारा वांगजी उस हमले को तुरंत रोक लेता है, क्योंकि वो एक ट्रेन योद्धा है। आज तक उससे कोई भी नहीं जीत पाया। वो बहुत सारे डिसिप्लिन मानता है, लेकिन ये पहली बार है जब उस डिसिप्लिन को, रूल्स को मान नहीं रहा है। वो किसी इंसान के पीछे वहाँ तक जा रहा है जहाँ उसके अंकल ने जाने को मना किया है। जब वांगजी पीछे मुड़ के देखता है तो उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। वांगजी जो अब सतर्क हो चुका था और उसने अपनी तलवार हाथ में पकड़ ली थी, लेकिन तभी एक पर्सन जो झाड़ियों से निकलता है और वांगजी पे अटैक कर देता है। वांगजी जो उससे कंटिन्यूसली बचने की कोशिश कर रहा था, अब वो दोनों जो एक दूसरे के सामने थे। हमारा वांगजी उस पर्सन को देखकर बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं था, उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था, लेकिन उसके सामने वाला पर्सन थोड़े से गुस्से में लग रहा था और उसका ऑरा भी काफ़ी डेंजरस लग रहा था। वो अपनी भारी आवाज़ में बोलता है, तुम लड़के यहाँ क्या कर रहे हो? मैं लड़का? मेरा नाम लन वांगजी है। तुम मुझे लन वांगजी बुला सकते हो, दोबारा मुझे लड़का मत कहना। हाँ, तुम्हारा नाम जो भी है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें ढूंढते हुए आया था। ये सुनकर उसके सामने वाला पर्सन जो अपनी तलवार को नीचे कर देता है और उसको थोड़ा सा वो नर्म पड़ जाता है। ये पर्सन कोई और नहीं, विभूषण था। जब वो वापस लौट रहा था तो उसकी नज़र वांगजी पे पड़ी और शौक था ये सोचकर कि यहाँ लोग दिन में आने से डरते हैं, वहाँ पर ये लड़का रात में आया है। वीन जो वापस से अपनी तलवार अपने पास रख लेता है और बोलता है, मुझे लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। ये तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए माफ़ कर रहा हूँ। यहाँ से वापस लौट जाओ। ये कहकर वीन जो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वांगजी जो वीन के हाथ को पकड़ता है और अपनी तरफ खींचता है और बोलता है, कोई गलतफहमी नहीं है, मैं तुम्हें ही यहाँ ढूंढते आया हूँ। वी जो इस सडन रिएक्शन से थोड़ा सा सरप्राइज था और वो वांगजी से खुद को दूर करते हुए बोलता है, लगता है तुम पागल हो चुके हो।
तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मुझे नहीं पता तुम कौन हो और जानने की ज़रूरत भी नहीं लगती। मैं बस इतना जानता हूँ मैं तुम्हें लाइक करता हूँ जब से मैंने तुम्हें देखा है, पर मैं तुम्हें नहीं जानता। तुम कौन हो? मैं गूसू राज का सेकंड प्रिंस लान वांगजी हूँ। हमारा वें जो सरप्राइज रह गया था कि जिस राज्य में वो इतनी सालों से घुसने की कोशिश कर रहा है, उसने ना जाने कितनी ईविल पावर्स उस राज्य को डिस्ट्रॉय करने के लिए भेजी, लेकिन लैन कुरैन के लगाए हुए उस सुरक्षा कवच की वजह से उसकी कोई शक्ति उस राज्य को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाई। उस राज्य का सेकंड प्रिंस उसे ढूंढते हुए यहाँ आया है। आखिर क्यों? उसे समझ भी नहीं आ रहा था। विंग जो अपने थॉट्स में ही बिजी था, लेकिन तभी वांग जी जो विंग से बोलता है, तुम क्या सोच रहे हो, मुझे बताओगे? विंग जो वांग जी की आवाज़ सुनकर वापस अपने होश में आता है और वांग जी की तरफ देखते हुए बोलता है, लगता है तुम्हारे अंकल ने बताया नहीं, इस तरफ आना मना है, वापस लौट जाओ, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। विंग जो वापस वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वांग जी जो विंग को पकड़ता है और बोलता है, मैं यहाँ जानबूझकर आया हूँ, अंकल ने बताया था यहाँ नहीं जाना है, तुम मेरी बात सुन रहे हो? मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और जब तक तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं कर लेते मैं यहाँ रोज आता रहूँगा। हमारे विंग को नहीं समझ आ रहा था, वो करे तो क्या करे। वो इस लड़के को मारना नहीं चाहता है, लेकिन ये लड़का अपने बिहेवियर से बाज नहीं आ रहा। और दूसरी तरफ विंग को नहीं समझ आ रहा था कि आखिर वो इस लड़के को पनिश क्यों नहीं कर पा रहा। अगर इस लड़के की जगह अब तक कोई और होता तो पक्का अपनी जान से हाथ धो बैठा होता। विंग जो वांग जी की तरफ देखता है एंड बोलता है, ठीक है मैं तुमसे कल बात करता हूँ, पर प्लीज़ अभी तुम यहाँ से चले जाओ। मैं थक चुका हूँ और मुझे और ज़्यादा थकान फील नहीं करनी है। वांग जी जो विंग की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम्हें हेडेक हो रहा है, मैं सर दबा सकता हूँ। और वांग जी का ऐसा इनोसेंट सा फेस देखकर हमारे विंग का हार्ट जो कहीं ना कहीं मेल्ट हो रहा था, जो दिल उसने इतनी सालों से पत्थर बना के रखा हुआ था वो धड़क रहा था, लेकिन वो उसे कंट्रोल करते हुए बोलता है, जो भी है हम कल बात करेंगे, तुम जाओ यहाँ से। हमारा विंग ये कहकर वहाँ से जल्दी से डिसअपेयर हो गया था और हमारे वांग जी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसके फेस पे स्माइल थी कि फाइनली उसने उस पर्सन से बात तो की जिसके लिए वो 2 हफ्तों से परेशान था, और वो वहाँ से लौट जाता है। और इसी सीन के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। तो गाइस ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अगले चैप्टर में क्या होगा। हमारा विंग क्या वांग जी की फीलिंग्स को एक्सेप्ट करेगा? क्या करेगा हमारा विंग? और वांग जी अपने पेरेंट्स की डेथ, अपने अंकल के रोके हुए उन रूल्स की से बेखबर, वांग जी जो विंग को लाइक कर रहा है, क्या उसे सच्चाई पता लगने के बाद वो विंग से यूं ही प्यार करेगा या फिर वो नफ़रत करने लगेगा? क्या होगा इस कहानी का अंत? और कहानी का अंत हम बाद में देखते, पहले अगले चैप्टर के बारे में सोचते हैं, और उसे भी छोड़िए, इस चैप्टर को एंजॉय करें ना अभी। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय। एंड वंस अगेन अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक कर दें। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ये स्टोरी कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर। स्टोरी और वीडियो दोनों को एंजॉय करें।